So next question we received from students is Tyndall effect is observed for a colloidal solution if देखो बच्चों मैं कल से कह रहा हूँ solution बनाते हुए कि surface chemistry इस बार pick of JEE main है. surface chemistry के shift 1 में भी एक दो क्वेश्चन थे, शिफ्ट 2 में भी एक आध क्वेश्चन था. ये देखो फिर से आ गया सरफेस केमिस्ट्री का कोलॉइडल से. अब उसने कहा कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इफ. सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन कि कोलॉइडल में क्या था. याद करवाता हूँ तुम्हें. ये बताओ अगर डीपी के पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर से के बीच में लाई करता है तो उसे कोलॉइडल बोलते हैं. सही बात. 1 नैनोमीटर से जब छोटा पार्टिकल साइज होगा डीपी का तो दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन. और जब 1000 नैनोमीटर से बड़ा डीपी का साइज हो जाएगा तो हम उसे याद करो वी कॉल इट एज सस्पेंशन. अब आ जाते हैं किस पे, कोलॉइडल पे. अब आते हैं मेन बात कि टिंडल इफेक्ट क्या है. देखो जैसे कि हम जानते हैं कि ये अगर हमने ट्रू सॉल्यूशन रखा, ट्रू, मैं ट्रू की बात कर रहा हूं अभी, कोलॉइडल की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है. और ये अपना प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. एंड इफ वी व्यू फ्रॉम हेयर व्हाट विल वी विल ऑब्जर्व इज ओपेक, काला सा दिखेगा, मतलब ब्राइट नहीं दिखेगा. कब? ट्रू सॉल्यूशन में. इसका मतलब क्या हुआ कि विजिबल रीजन का जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, स्कैटरिंग नहीं हुई लाइट की इन ईच एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. ठीक. नाउ लेट्स कम टू कोलॉइड. कोलॉइड में कोई भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आप रखो और उसे किसी भी डायरेक्शन से व्यू करो तो आपको ब्राइट सा नजर आएगा, ब्राइट टिंडल कोन जिसे कहते हैं, विच इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. अब ये भी याद करो कि लायोफिलिक में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है. हुआ क्या? लायोफिलिक में याद करो डीपी के पार्टिकल का साइज काफी ज्यादा छोटा हुआ, और छोटा हुआ अगर पार्टिकल का साइज तो वो विजिबल रीजन के फोटोन की वेवलेंथ से छोटा हो गया काफी, तो उसने एब्जॉर्ब उसे कर ही नहीं पाया. तो अब क्या बात सामने निकल के आई कि लायोफोबिक में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि दे शो टिंडल इफेक्ट. इसका मतलब वो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन के फोटोन को. ठीक है. तो मैंने पहले ही कहा कि स्मॉलर वाला नहीं शो कर पा रहा, लेकिन सिमिलर वाले में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा जब डीपी के पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन फोटोन को नियर बाय इक्वेट कंपेरेबल होना शुरू हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन विल स्टार्ट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन विल ऑल्सो स्टार्ट. ठीक है. अब आंसर तो आपको सेकंड दिख रहा है, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया. अब जरा थर्ड चॉइस भी कंसिडर कर लेते हैं. अगर लार्जर होगा, ठीक है, तो लार्जर होगा तो बताओ वो विजिबल रीजन का ही वेवलेंथ क्यों एब्जॉर्ब करेगा. वैसे इसमें मच लार्जर होगा तो बताओ वो यूवी रीजन या आगे के रीजन के वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर लेगा. एंड वी वांट विजिबल रीजन फोटोन टू बी एब्जॉर्ब्ड. अब जरा फोर्थ पे आते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीएम. नहीं, देयर शुड बी अ वाइड डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डीपी एंड डीएम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी रिसीव्ड इज अबाउट बॉन्ड ऑर्डर. अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर में अच्छा क्वेश्चन है. ये क्यों अच्छा है? क्योंकि पहले दो में इसने एमओटी लगवा दी, देखो डायटोमिक है, और थर्ड और फोर्थ में हमने बाकायदा रेजोनेंस एंड बॉन्ड ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है. ठीक है. तो फर्स्ट में ऑल्दो इट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, बट वी कैन अप्लाई एमओटी. याद करो हम अप्लाई तो कर सकते हैं. और जब मैंने ये भी बताया था कि ग्रुप नंबर में डिफरेंस ज़्यादा ना हो, जैसे N और O एडजेसेंट ग्रुप्स के हैं,
तो इसमें जो एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं हेटेरो एटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल में, वो कुछ खास नहीं हो पाते, जबकि CO में काफी ज्यादा एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, याद करो। अब NO में लेट्स कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ NB माइनस Na। चलो टोटल इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, 7 + 8 15, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वी ऑल नो, उसका 3 आता है। तो अगला एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा तो NO का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला दैट विल बी 2.5। NO+ जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, NO+ का बॉन्ड ऑर्डर इट्स अ 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वी ऑल नो इट्स बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। NO2+ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें तो देखो सीधे सीधे हमें बॉन्ड ऑर्डर NO का 2 दिख रहा है बच्चों, दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। और फर्दर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन नहीं पाएगी कोई और, जिससे हम कोई फॉर्मूला लगाएं कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और टोटल NO बॉन्ड्स, ठीक है। तो लेट्स कम टू NO2 माइनस, दिस इज NO2 माइनस, ठीक है। इसमें हम 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपनी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, 2 + 1 3 अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1.5। सो आवर आंसर इज 4th। क्लियर है? देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुआ है वो है एमिशंस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स कॉजेस, ठीक है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो वैसे पता होना चाहिए अपने को कि थर्मल पावर प्लांट में जब कोल की जब बर्निंग होती है तो इट कंटेन्स हाई, वो उसको कराया ही इसलिए जाता है और उसके लिए जो हम मालूम करते हैं उसमें सल्फर कंटेंट मालूम करते हैं, ठीक है। तो SO2 SO3 मेनली एमिशन निकलने वाली गैसेज है। अब SO2 SO3 क्या करेंगी, एसिड रेन करेंगी, ठीक है। तो चलो एसिड रेन का आंसर तो अपना आ गया, ठीक है। अब जरा ये देख लेते हैं यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन बच्चों एक डिफरेंट फिनोमिना है जिसमें पॉन्ड्स वगैरह में हमारी जो एनिमल लाइफ है वो बढ़ती चली जाती है, तो उस कारण ऑक्सीजन कंटेंट कम होता चला जाता है, तो उस कारण एनिमल लाइफ कम होती चली जाती है, किल होते चले जाते हैं एनिमल लाइफ। दैट इज नॉट रिलेटेड टू थर्मल पावर प्लांट के एमिशन से, बिल्कुल कोई नहीं है लेना देना। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बच्चों में बीमारी होती है, स्किन का रंग ब्लू पड़ जाता है, वो दैट इज रिलेटेड टू नाइट्रेट्स, कि ड्रिंकिंग वाटर में जो नाइट्रेट्स का जो मैक्सिमम लेवल होना चाहिए वो 50 ppm तक अलाउड है, उससे ज़्यादा होगा तो बच्चों में ये बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। और डिप्लीशन ऑफ ओजोन का इस एमिशन से मतलब नहीं है, क्योंकि उससे NO गैस से मतलब होता है, जैसा कि कल भी क्वेश्चन आया। और हमें यहाँ थर्मल पावर प्लांट इज मेनली रिलेटेड विद सल्फर कंटेंट एंड एमिशंस ऑफ SO2 एंड SO3।